तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो किस्सा सुनाएंगे जो आपने शायद इतनी तफसील से कभी नहीं सुना होगा। ये किस्सा उस कांड का है जिसके तहत दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नूरा के बड़े बेटे सोहेल और छोटा शकील दोनों ने मिलके 40 AK-47 रशिया से खरीदने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको शुरू से बात सुनाता हूँ। 2009 में हिंदुस्तान का, दिल्ली का रहने वाला एक शख्स दानिश अहमद डायमंड ब्रोकरेज का धंधा करता था। मतलब डायमंड एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पे बेचने। और उसी समय मैं आपको शायद 3-4 एपिसोड मैंने बनाए थे कैसे डायमंड इंडस्ट्री मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। ब्लैक मनी को वाइट करना, वाइट को ब्लैक करना, विदेशों में फंड जनरेट करना, और उसका फ़ायदा हमारी एजेंसीज भी उठाती रही हैं। एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड तो हमेशा उठाता रहा है। उसी की एक कड़ी में पहली बार इस बात का खुलासा हुआ कि डायमंड ट्रेडर्स का इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड और दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी कैसे करती है। अब ये शख्स दानिश अहमद ये रशिया की सीक्रेट सर्विस के साथ मिल जाता है, रशिया की जासूसी संस्था का मेंबर बन जाता है, उनके साथ मिलके काम करना शुरू करता है। काम क्या है? रशियन हथियारों की सेल दुनिया में कहीं भी, अफ्रीका में हो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में हो, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में हो, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, उन कंट्रीज़ में हो, या हिंदुस्तान में हो, हमारे भारत में हो, ये सौदेबाजी वो आदमी रशियन एजेंट से मिलके, वो एजेंट जो रशियन सरकार के लिए काम करते थे, लेकिन जहाँ पर रशियन सरकार ऑफिशियली हथियार सप्लाई नहीं कर सकती थी, वो हथियार सप्लाई इन एजेंट के द्वारा या उनके मार्फत चुने हुए लोगों के थ्रू किया करती थी। और ये दानिश अहमद ये उनका एक चहेता कलाकार था जो दुनिया भर में घूम के हथियारों के ऑर्डर लेके आता था, और रशियन एजेंट उसको वो हथियार सप्लाई करते थे जो अल्टीमेटली जिन लोगों ने ऑर्डर दिया होता था उनके पास पहुंच जाते थे। अब देखिए कितने बड़े स्केल पे काम हो रहा होगा। ये दानिश अहमद है, दिल्ली का रहने वाला डायमंड ब्रोकर। ये शख्स रशियन स्पाई एजेंसीज के साथ, रशियन एजेंट के साथ काम कर रहा है, हिंदुस्तान का रहने वाला। और अगर वो उसकी इतनी पहुंच थी, इसीलिए उसको रशियन एजेंट्स ने चार्टर्ड प्लेन लेके दिए। वो चार्टर्ड प्लेन से बेल्जियम, दुबई, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, भारत, ऐसे कंट्रीज़ में एक प्राइवेट हायर्ड जहाज़ में ट्रैवल करता था। कुछ 17-18 कंट्रीज़ का ब्यौरा उसने शायद खुद स्टेटमेंट में दिया। प्राइवेट चार्टर्ड जेट से जहाज़ में जाता है, और जब आप एक जहाज़ में जाते हो दूसरे कंट्रीज़ में, तो ये मान लिया जाता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, और वहाँ पे जाके उन देशों में उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े किए, अपने रिसोर्सेज बनाए, और उसके थ्रू आगे आगे अपना बिजनेस फैलाने की कोशिश शुरू की, कवायद शुरुआत की।
और इसी सिलसिले में उसके साथ उसका एक पार्टनर जुड़ा जिसका नाम था सोहेल। और ये सोहेल कोई और आदमी नहीं, दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नूरा का बड़ा बेटा। थोड़े महीने पहले, 5-6 महीने पहले, आप सबको वो खबर याद होगी कि सोहेल को जब अमेरिका ने एक केस में छोड़ा तो हिंदुस्तान सरकार उसको वापस लाना चाहती थी इंडिया में, लेकिन वो इनके हाथ नहीं लगा। खबर ये छप गई थी कि सोहेल इंडियन एजेंसीज के हाथ से भागने में कामयाब हो गया। अब असल खबर क्या थी, वो इस शख्स की, दानिश अहमद की, मकोका कोर्ट में, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, उसके नीचे जो कोर्ट है, उसमें जो स्टेटमेंट दानिश अहमद ने मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाई है, उसमें उसने बहुत बड़े खुलासे किए। उसने कहा जो बात मैंने आपको पहले बताई, रशियन एजेंट के साथ दानिश के रिश्ते। अब दानिश का ये कहना है कि इस पूरे धंधे में वो अकेला नहीं था, उसके साथ नूरा का बड़ा बेटा सोहेल भी पार्टनर था। ये दोनों उसी तरह प्राइवेट चार्टर्ड जेट्स में ट्रैवल करते रहे, बिजनेस ढूंढते रहे, क्लाइंट्स ढूंढते रहे, सौदेबाजी करते रहे। और उसी के चलते हुए सोहेल के थ्रू दानिश ने अपने रशियन एजेंट्स के लिए दाऊद इब्राहिम के खास आदमी छोटा शकील से राब्ता कांटेक्ट किया। बनवाया किसने? सोहेल ने, नूरे के बेटे ने। अब बातचीत के बाद छोटा शकील और अनीस इब्राहिम, जो दाऊद का दूसरा भाई है, अनीस इब्राहिम और नूरा ने मिलके इन लोगों को सोहेल और दानिश के थ्रू रशियन एजेंट्स को 40 AK-47 खरीदने का ऑर्डर दिया। तो जब इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, छोटे छोटे लोगों ने बड़ा बिजनेस शुरू किया था, तो इन्होंने ये 40 AK-47 सैंपल के लिए भेजनी जानी थी। उसके बाद बड़ा ऑर्डर देने की बात भी हुई थी। तो इन लोगों ने बड़ी खुशी से, सोहेल ने और दानिश ने, ये बात अपने रशियन एजेंट्स को बताई कि अभी फ़िलहाल उनको 40 AK-47 चाहिए, बाद में कुछ बड़ा ऑर्डर भी आएगा। तो रशियन एजेंट्स ने पूछा कि ये इन हथियारों का क्या करेंगे। उसके लिए वापस सोहेल के थ्रू अनीस के पास पहुंचा गया, छोटा शकील के पास पहुंचा गया, और बातचीत के बाद ये पता चला कि ये हथियार छोटा शकील और अनीस जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान के और शहरों में पहुंचाना चाहते थे अपने साथियों के पास। अब रशियन एजेंट्स हैरान हुए, उनको लगा था कि शायद उनको ये हथियार पाकिस्तान के लिए चाहिए, क्योंकि जब रशियन एजेंट्स ने इनकी बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि ये लोग तो कराची बेस्ड हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो अब पाकिस्तान में रहते हुए उनको हथियार हिंदुस्तान में क्यों चाहिए? तो इस बात पे रशियन एजेंट्स ने सौदा करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हमारी सरकार के और हिंदुस्तान के, भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो हम इनको हथियार इसलिए नहीं दे सकते कि ये उनका इस्तेमाल भारत में करें, क्योंकि हमारे भारत के साथ हथियार सप्लाई की ट्रीटी है। जो हथियार हम बनाते हैं वो सीधा भारत को दे सकते हैं, किसी और के थ्रू नहीं। कुछ और भी कारण थे, उसकी वजह से ये डील नहीं हुई। अब आगे चलते हैं। 5 साल बाद 2014 दोनों सोहेल और दानिश अहमद ये स्पेन में 3 कोलंबियंस को मिलते हैं। अब कोलंबियंस को कैसे मिलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रशियन एजेंट के साथ काम करने की खबर
अमेरिकन एजेंट्स को मिल जाती है। अमेरिका की जो फेडरल एजेंसी है, CIA है, उनको ये खबर मिलती है कि 2 यंग लड़के रशियन स्पाई रिंग के साथ काम कर रहे हैं। जब इनकी बैकग्राउंड निकाली जाती है तो अमेरिकन अंडर कवर एजेंट्स इनके टच में आते हैं और अपनी नेशनैलिटी कोलंबियन बताते हैं। है ना एक सूसी नावल की कहानी। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी के 3 लोग कोलंबियन रेसिडेंट बन के इनसे टच करते हैं, दानिश से और सुहेल से, और इनकी मीटिंग फिक्स होती है स्पेन में। वहाँ पे इनकी मीटिंग फिक्स होने के समय वो कोलंबियन, जो बेसिकली अमेरिकन एजेंट थे, अंडर कवर एजेंट थे, वो इनसे बात करते हैं कि हमें हथियारों की ज़रूरत है, हम कोलंबिया में इनकलाब लाना चाहते हैं, सरकार का पलटा बदल करना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं, हम इनकलाबी हैं और अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं एक करप्ट सरकार से। इस किस्म की कहानी बना के ये दोनों यंगस्टर्स को अमेरिकन एजेंट्स ने सौदा करने पे मजबूर किया। खरीदा क्या जाना था? इंफ्रारेड मिसाइल्स, जो इगला कंपनी बनाती है रशिया की, इगला मिसाइल भी कहते हैं उसको। इंफ्रारेड जो बड़ी सेंसिटिव किस्म की मिसाइल है और हैंड कैरिड है, छोटे साइज़ की, आप कहीं भी बैठ के चला सकते। तो उसका ऑर्डर देने के लिए वो तीनों अमेरिकन सिपाहीज ने, जो कोलंबियन सिटीज़न बन के सौदा कर रहे थे, उन्होंने ये पूरी जाल बिछाया। और जब इन लोगों ने वो स्कीम अपने रशियन एजेंट्स को बताई, उन्होंने इनको सैंपल दे के, इगला मिसाइल के सैंपल दे के वापस स्पेन भेजा, उसी तरह चार्टर्ड प्लेन में। ये दोनों जाते हैं, सुहेल और दानिश। ये बातें सब दानिश ने अपनी कोर्ट की स्टेटमेंट में कही हैं। तो स्पेन पहुंचने के बाद अमेरिकन स्पाइस वो जब सब चीज़ें देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। ये तो वाकई बहुत ख़तरनाक किस्म के हथियार हैं, किसी बड़े आदमी को मारने के काम आ सकते हैं। तो उन्होंने अपना कवर तोड़ा। स्पेनिश अथॉरिटीज़ के साथ, स्पेन की सरकार के साथ मिलके इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अपने आइडेंटिटी बता दी कि हम कोई कोलंबियन नहीं हैं, हम हथियार खरीदने वाले नहीं हैं, हम तो अमेरिका के सीक्रेट एजेंट्स हैं। स्पेन में इनकी अरेस्ट होती है और उनको मैड्रिड लाया जाता है, मैड्रिड सिटी में। वहाँ से इनको स्पेन की सरकार कानूनी कार्रवाई करने के बाद अमेरिका भेज देती है, यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों को, दानिश को और सुहेल को। तो इनको हैंड ओवर कर दिया जाता है US गवर्नमेंट को। ये 2014 की बात है। 4 साल अमेरिका में केस चलता है इन दोनों के ऊपर रशियन एजेंट होने का। 2018 में इस शख्स को सुहेल ने बेल लिया, बहुत बड़ी रकम दे के। वो केस अभी चल रहा है उसका शायद, लेकिन दानिश को 2018 में उसकी सज़ा पूरी होने के बाद भारत सरकार के हवाले कर दिया जाता है, उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। सुहेल क्योंकि अमेरिकन सिटीज़न ही था, या कहीं और का था, भारत का सिटीज़न था कुछ, उसमें ये बात अभी तक इसकी स्टेटमेंट से निकल के सामने नहीं आई है कि अगर अमेरिका ने एक इंडियन सिटीज़न को डिपोर्ट करके इंडिया भेज दिया तो सुहेल को क्यों नहीं भेजा। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो सुहेल ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि जब मैं ये पूरी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था तो शकील के लोगों ने और जो उसके ऊपर जो केस बनाया एक एक्सटॉर्शन का,
उस केस के सिलसिले में उसके जो बयानात हो रहे थे, तो उसने कहा कि छोटा शकील के लोग जिनके साथ मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ, वो मुझे इस किस्म की स्टेटमेंट देने से रोक रहे थे, मुझे धमकियां दे रहे थे जान से मारने की, और इसीलिए मैंने उनके दबाव में आके एप्लीकेशन कोर्ट में दे दी थी कि मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। लेकिन जब इंडियन एजेंसीज को इस बात की पूरी अंदर की बात पता चली, तो उन्होंने मुझे एक जेल में एक सेपरेट सेल में रखा। वहाँ से मेरे से पूछताछ हुई, तो मैंने उनको अपनी सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप मेरी जान की रक्षा कर सकते हो तो मैं सच बताने को तैयार हूँ। और सच ये है जो मैंने आपको अभी सुनाया। ये दानिश अहमद की कोर्ट में दी हुई स्टेटमेंट का एक उसका हिस्सा है। बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। अब देखिए, 93 ब्लास्ट के बाद दाऊद गैंग कराची में शिफ्ट हो जाता है। 2009 में वो लोग हिंदुस्तान में AK-47 जैसे हथियार लाने की कोशिश कर रहे थे। पूरी नहीं हुई, वो दूसरी बात है। लेकिन एक बहुत अहम खुलासा नूरा के बेटे को लेके और छोटा शकील के रोल को लेके दानिश अहमद ने किया है। अब देखने वाली बात यह है कि अब जब ट्रायल शुरू होगा, ये सब बातें ये तो ऑन रिकॉर्ड हैं। इन दोनों को US अथॉरिटीज़ ने पकड़ा, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। रशियन एजेंट के साथ मिले हुए थे, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। अब इनको सज़ा क्या होती है, इसके पीछे की पूरी कहानी कब सामने आएगी, वो देखने की बात है। आने वाले दिनों में इसी केस को लेके और चर्चा करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया।